हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। जल्दी से जुड़ जाइए सभी, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हमारी नेक्स्ट क्लास ये स्टार्ट होने जा रही है। आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की एसएसटी की क्लास है आपकी। ठीक है, काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका, 50 मार्क्स का है। बाकी के जो पेपर होते हैं आपके पासिंग मार्क्स के होते हैं, 25 के होते हैं। ठीक है, ये वाला जो आपका सब्जेक्ट है काफ़ी स्कोरिंग है। इसमें आप 46 से 48 49 तक मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो। ठीक है, चलिए फिर लास्ट वीडियोज़ में हमने कवर कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर किया था। आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है भाई, जल्दी से जुड़ जाइए सभी और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आने वाली हर एक वीडियो, हर एक सेगमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि नासा क्या है। देखो, हम लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं और 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे कवर हो गए हैं और हमारे बहुविकल्प पे सारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, और 10 क्वेश्चन हमारे लघु उत्तरीय भी हो चुके हैं। तो 11 से कर रहे हैं हम स्टार्ट। तो नासा क्या है। नासा और इसरो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका। ठीक है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है ऑलमोस्ट। देखो, अब आप कहेंगे कि मैम हमेशा आप यही बताते हो कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे पूछा जाता है। लेकिन एक बात बताओ, जैसे कि आपका सिलेबस जो है, ऐसा तो है नहीं कि उन सभी टॉपिक से पूछ लिए जाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी बनती है कुछ कुछ कि ये टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और इन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ये नहीं है कि सारे ही सिलेबस से पूछा जाता है, लेकिन उनमें से ये नहीं पता लगता है जो जो टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि उनमें से किस में से पूछ लिया जाए। ठीक है, तो जो जो टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट उनको मैं साथ के साथ ही बताते चल रही हूँ आपको। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। नासा क्या है। सबसे पहले नासा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। नासा को अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। संक्षेप में इसको बोला जाता है नासा। और नासा का जो गठन हुआ था वो 19 जुलाई 1958 में हुआ था। ठीक है, इसके पूर्व अधिकारी संस्था नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स के स्थान पर किया गया था। ठीक है, 29 जुलाई और 1958 को राष्ट्रपति आइजनहावर द्वारा नासा की स्थापना की गई। 1 अक्टूबर 1958 को इसका परिचालन आरंभ किया गया। यह संस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की एक सरकारी शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और एरोनॉटिक्स और एयर स्पेस के लिए संशोधन के लिए उत्तरदायी है। देखो, दो चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। एक तो नासा की फुल फॉर्म, दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है नासा का मुख्यालय कहाँ है, तो वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। और एक नासा की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 29 जुलाई 1958 को। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको इसमें स्पेशली याद रखनी है बिल्कुल। कभी ऑब्जेक्टिव में, कभी वेरी शॉर्ट में, कभी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है इससे। नेक्स्ट चलते हैं, फिर देखिए आगे क्या है इसमें। फरवरी 2006 से नासा का जो लक्ष्य वाक्य भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज, एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना रहा है। 14 सितंबर 2011 में नासा ने यह घोषणा की थी कि उन्होंने एक नए स्पेस लॉन्च सिस्टम के डिज़ाइन का चुनाव किया है, जिसके चलते संस्था के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में अधिक दूर तक सफल करने में सक्षम होंगे और अमेरिका द्वारा मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया कदम साबित होंगे। 1946 में एरोनॉटिक्स द्वारा एक सलाहकार समिति नासा ने 1950 के दशक में सुपरसोनिक बेल्स एक्स फर्स्ट का रॉकेट विमानों के साथ प्रयोग किया था और अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिक वर्ष के लिए कृत्रिम उपग्रह को 1957 में लॉन्च करने की चुनौती दी थी। इसके लिए एक प्रयास जो है वो अमेरिकन प्रियोजन मोहरा था। ठीक है, 4 अक्टूबर 1957 पर दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट आर्टिफिशियल आपका वो है, क्या बोलते हैं, उपग्रह है, सैटेलाइट है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। उसके सोवियत प्रक्षेपण के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का ध्यान अपनी ही नवेली अंतरिक्ष प्रयत्नों की ओर कर दिया गया। स्पुतनिक फर्स्ट संकट के रूप में जाना जाता है, इसलिए
अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रौद्योगिकी नेतृत्व करने के लिए कथित धमकी से परेशान होकर तत्काल शीघ्रता कार्रवाई करने का आग्रह किया। देखो 2 मार्क्स का आपका मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3-4 पॉइंट आपको लिखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। नासा की फुल फॉर्म, नासा का मुख्यालय कहाँ पर है, उसकी स्थापना कब हुई है, ठीक है, और थोड़ा सा इसमें से आप बता देंगे। नेक्स्ट है फिर, ठीक है, हाँ 4-5 पॉइंट आप इसमें से लिख दीजिएगा, इनफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL भी कभी कभी इसकी जो है शॉर्ट फॉर्म दे दी जाती है, IDL, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती क्या है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, अतः प्रत्येक स्थान पर पूर्व या पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। पृथ्वी के ग्लोब पर 180 डिग्री की पूर्वी और देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है। यदि 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर चलें तो 12 घंटे का समय बढ़ जाता है, और अगर हम 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर चले तो 12 घंटे का जो समय है वो कम हो जाता है, ठीक है। अतः 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर होते हुए 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक यात्रा करने पर 24 घंटे यानी कि एक दिन के समय का अंतर आ जाता है। इसलिए पूर्व से पश्चिम की ओर 180 डिग्री देशांतर को पार करने पर एक दिन घटिया बढ़ जाता है। तो इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए 180 डिग्री देशांतर के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई है, और इस रेखा को पार करते समय एक दिन बढ़ाकर या घटाकर तिथि परिवर्तन किया जाता है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। ये है हमारा ग्लोब, वेट अ सेकेंड, इसको मैं ठीक से बना लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये होता है आपका 0 डिग्री, ठीक, 0 डिग्री या 180 डिग्री इसको कह दो देशांतर या ग्रीनविच रेखा इसको बोलते हैं, ठीक है। इधर ये होता है आपका पूर्वी गोलार्ध और इधर होता है पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, समझ आ रहा है। अब ये जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये जो ये वाली रेखा है आपकी देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा इसको बोलते हैं, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। अब एक चीज़ आप इसमें देखना, 180 डिग्री के सहारे एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, ठीक है। इस तरीके से एक काल्पनिक रेखा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी इस तरीके से खींची जाती है। अब देखो ये सीधी क्यों नहीं खींचते हैं, इस रेखा को अलग अलग जगह पर मोड़ा गया है, क्योंकि क्या होता है ज़मीन से स्थानों का अंतर पाया जाता है, तो दिन और रात की तारीख का अंतर भी पाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो प्रशांत महासागर के बीच खींची गई है। तो अगर हमें पश्चिम से पूर्व जाना है तो समय बढ़ता है, ठीक है। अगर हमें जाना पश्चिम से पूर्व तो समय बढ़ता है, और पूर्व से पश्चिम जाना है तो समय क्या होता है, घटता है। तो इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन को बनाया गया है, ठीक है। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोलार्ध क्या होता है स्पष्ट कीजिए। हेमिस्फीयर क्या होता है, गोलार्ध क्या होता है भाई। वैसे तो जिस क्वेश्चन में आप डायग्राम बना सकते हैं तो उसमें एक छोटा सा डायग्राम बना देना, ठीक है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, उस पर पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखो क्या होता है आपका गोलार्ध, ये है हमारा ग्लोब, ठीक है, और ये बीच में है भूमध्य रेखा, ठीक। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। इसके ऊपरी आधे भाग को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे आधे भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, और इन्हीं को हम बोलते हैं हेमिस्फीयर या गोलार्ध। अब चलो इसमें पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा है कि गोलार्ध और ध्रुव का संबंध ग्लोब से होता है, बिल्कुल सही है। पूरे विश्व को 2 बराबर भागों में बांटकर इन्हें दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। यह भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाने पर वह अंतिम भाग होता है, और इसे दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा जो होती है हमारी 0 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है, और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाने पर, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, उत्तर की तरफ जाने वाली रेखा को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी तरफ जाने पर उसको बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध या फिर सदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र पाया जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधता का क्षेत्र पाया जाता है। क्लियर।
नेक्स्ट है फिर प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में विभक्त किया गया है और इन भागों को हम क्या बोलते हैं, कटिबंध भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका हेमिस्फीयर है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानचित्र क्या होता है? मानचित्र के 2 प्रयोग लिखिए। मानचित्र क्या है, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी मानचित्र का। ठीक है, मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। चलिए फिर देखते हैं मानचित्र होता क्या है। मानचित्र या मैप शब्द जो है वो लैटिन भाषा के मैपा शब्द से बना है। ठीक है, और मैपा का अर्थ जो होता है वो होता है, वेट अ सेकेंड, कपड़े का मेज पोस्ट या फिर रुमाल। अतः मध्यकालीन युगों में कपड़े पर संसार के चक्र मानचित्र मैपा मुंडी कहे जाने लगे। संभवतः मैपा मुंडी शब्द को सर्वप्रथम 840 में सेंट रिक्वियर के मिकन नामक मठाधीश ने प्रयोग किया था और बाद में यह शब्द इतना प्रचलित हो गया कि सभी मध्यकालीन संसार मानचित्र को कई शताब्दियों तक इसी नाम से पुकारता रहा। ठीक है, वैसे तो सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ कि मानचित्र क्या है। लैटिन भाषा के एक तो मैपा शब्द से लिया गया है और पृथ्वी के संपूर्ण धरातलीय भाग की जानकारी देता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं फिर आगे क्या लिखा है। इसकी डेफिनेशन है, फिंच और ट्रिवार्था के अनुसार निश्चित मापनों के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों की समतल सतह पर निरूपण को मानचित्र कहते हैं। इरविन रेंज के अनुसार अपनी प्राथमिक संकल्पना में कोई मानचित्र धरातल के प्रतिरूप का ऊपर की तरफ से देखा गया रूढ़ चित्र होता है जिसमें पहचान के लिए अक्षर लिख दिए गए होते हैं। चलिए फिर इसके उद्देश्य पढ़ते हैं हम। उद्देश्य क्या होते हैं? मानचित्र के उपयोग क्या हैं? यात्रा संबंधी मानचित्र द्वारा यात्रियों और नाविकों को महासागर पार करने का सही ज्ञान होता है। मानचित्र भूगोल का एक यंत्र है, यह मार्ग निर्देशक का कार्य करता है। थर्ड है फिर हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध और सैनिक कार्यों के लिए भी मानचित्र का यूज़ किया जाता है। देश, प्रांत, तहसील, विकासखंड आदि समस्याओं आदि की सीमाओं का निर्धारण भी मानचित्र द्वारा ही होता है। ठीक है, देश की सीमा, प्रांत की सीमा, प्रांत मतलब आपका राज्य, तहसील, विकासखंड, इन सब की सीमाओं का जो निर्धारण होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू होता है? मानचित्र के थ्रू। नेक्स्ट है फिर मानचित्र के उद्देश्य क्या हैं। मानचित्र बनाने के 2 प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो पहला है हमारा कि पृथ्वी का आकार इतना विशाल है कि इसके संपूर्ण भाग को एक आंख से देख पाना असंभव है, बिल्कुल। और मानचित्र पृथ्वी के आकार और आकृति को मापने के अनुसार छोटा करके बोधगम्य मतलब उसे समझने योग्य बनाते हैं। धरातल पर स्थलाकृति आकृतियाँ, विभिन्न क्षेत्रों में नदियों का प्रवाह, वहाँ की चट्टानें, वनस्पति, मिट्टियाँ, खनिज संपदा, जंतु सृष्टि किस प्रकार की है, पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण, बस्तियों के प्रतिरूप किस प्रकार के हैं, वहाँ के आर्थिक व्यवसाय, कृषि, कारखाने, परिवहन, व्यापार आदि की क्या व्यवस्था है, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रणालियाँ कैसी है। इस प्रकार के भौतिक तथ्यों और कारकों को स्पष्ट करना क्या है? मानचित्र का उद्देश्य है। ठीक है, इन सभी को स्पष्ट करना क्या है? मानचित्र का उद्देश्य। ठीक है, तो आपका अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप देखो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे। एक तो मानचित्र का आप अर्थ बता देंगे। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बताना आप, इसमें थोड़ी सी जो है टिपिकल लैंग्वेज लिखी हुई है। फिर एक डेफिनेशन देंगे आप, फिर आप बताएंगे मानचित्र के 2 उपयोग बताएंगे। ठीक है, और मानचित्र के 2 पॉइंट में ही बता देंगे उद्देश्य, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना लेंथी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी लेकिन पढ़ना आपको ये सारा ही है, तब आप इतना ये मान के चलो कि 1 पेज पढ़ के जाओगे, तब जाके आप आधा पेज लिखोगे पेपर में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फसल पकने और काटने के अवसर पर देश में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम लिखिए। तो एक तो बैसाखी होता है, पोंगल, होली, मकर संक्रांति, लोहड़ी। ठीक है, ये सारे फसल पकने या कटने पर ही मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है चरक संहिता क्या निर्देश देती है? वेट अ सेकेंड। तो आयुर्वेदाचार्य चरक हमारे देश की महान विभूतियों में से एक थे। ठीक है, आयुर्वेद के आचार्य थे कौन? चरक। उनके द्वारा लिखित पुस्तक चरक संहिता आयुर्वेद का एक महान ग्रंथ है। यह ग्रंथ निर्देशित करता है कि शरीर में पित्त, कफ और वायु का संतुलन बनाकर ही स्वस्थ रहा जा सकता है। ठीक है, वैसे तो आयुर्वेद का रिजल्ट सभी बच्चे जानते होंगे, अच्छा रिजल्ट है आयुर्वेदा का।
ठीक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? जो लोग हमारे आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, हमारे पड़ोसी कहे जाते हैं, है ना, उन्हीं को तो अपने नेबर्स बोलते हैं। उसी प्रकार भारत की सीमा से जुड़े हुए देश भारत के पड़ोसी देश कहलाते हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों के नाम क्या क्या हैं? चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। इसको याद करने की मैं एक ट्रिक बता दूंगी आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके याद दिला देना, ठीक है। हाँ, इसको लर्न करने की एक ट्रिक बता दूंगी, उससे याद कर लेना। और अगर किसी को वैसे ही याद है तो अच्छी बात है, ऑलमोस्ट बच्चों को याद भी होगा ये, है ना। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 18। प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? तो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम क्या होती है? किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाती है। इसे प्रति व्यक्ति औसत आय भी कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होती है? प्रति व्यक्ति आय। अब इसके कारण क्या हैं? आय कम होने के क्या कारण होते हैं भारत में प्रति व्यक्ति आय के? देखो क्या, भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने के मुख्य कारण हैं। सबसे पहला तो ये है कृषि की प्रधानता और कृषि का पिछड़ा होना। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, बिल्कुल सही बात है। देश की लगभग 54.6% जनसंख्या कृषि और कृषि से संबंधित कार्यों में संलग्न है। जबकि भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का जो योगदान है वो 14.4% है। फिर आज भी भारतीय कृषि पिछड़ी दशा में है। साथ ही कृषक जो किसान हैं वो रूढ़िवादी और भाग्यवादी हैं। बिल्कुल, वो क्या करते हैं, कुछ लोग मेहनत नहीं करते, लेकिन वो रूढ़िवादी और भाग्यवादी हो जाते हैं कि भाई हाय मेरे तो नसीब में ही ऐसा था, ये और वो, है ना। अतः कृषि उत्पादन कम है और प्रति व्यक्ति जो पर कैपिटा इनकम है वो भी क्या है, निम्न स्तर की है। नेक्स्ट है सेकंड, औद्योगिक पिछड़ापन। यदि पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत पर्याप्त औद्योगिक विकास हुआ है, फिर भी भारत विकसित देशों की तुलना में औद्योगिक दृष्टि से बहुत पीछे है। इसके फलस्वरूप पर कैपिटा इनकम का स्तर भी जो है वो नीचा है। नेक्स्ट है फिर थर्ड कारण क्या है? थर्ड रीज़न जो है हमारा वो है जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। देखो, हमारे देश की जो जनसंख्या है लगातार वो 121.05 करोड़ है, उसमें तीव्र गति से वृद्धि हो रही है और जन आधिक्य के कारण ही पर कैपिटा इनकम भी जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है भाई। तो ये हो गए इसके रीज़न। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। नगर पंचायत का गठन कब हुआ और इसके कार्यों को बताइए। तो नगरीय स्वायत्त शासन विधि संशोधन अधिनियम 1994 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 30,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्रों को संक्रमणशील क्षेत्र घोषित किया जाएगा। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत होगी, ठीक है। अब संक्रमणशील क्षेत्र क्या होते हैं? जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर बनने की ओर अग्रसर है ना, ऐसा कह दो कि एक कस्बे की तरह। उत्तराखंड राज्यों के जिलों में 15,000 से अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर भी नगर पंचायत की स्थापना की जा सकती है। अब नगर पंचायत का जो गठन है, देखो, प्रत्येक नगर पंचायत में एक अध्यक्ष होता है और 3 जो है वो निम्नलिखित प्रकार के सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य होते हैं। एक तो नगर पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम 10 से लेकर अधिकतम 24 तक होती है। नगर पंचायत के सदस्यों की संख्या राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी और यह संख्या सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित की जाएगी। नेक्स्ट है फिर पदेन सदस्य। लोकसभा और विधानसभा के ऐसे सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्णतः या फिर अंशतः वे नगर क्षेत्र सम्मिलित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्यय। राज्यसभा और परिषद के ऐसे सदस्य जो उस नगर पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत हैं। अब नगर पंचायत के कार्य क्या होते हैं? नगर पंचायत के कार्य होते हैं कि नगर पंचायत अपने क्षेत्र में वो समस्त कार्य करती है जो कार्य नगर पालिका परिषद द्वारा अपने क्षेत्र में की जाते हैं। उनके मुख्य कार्य हैं, एक तो सड़कों, स्थानों, नालियों की सफाई, रोशनी की व्यवस्था करना, है ना, पर्यावरण की रक्षा करना, समाज के कमज़ोर व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना,
पार्क और स्वच्छ जल पेय की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु का पंजीयन, प्रसूति केंद्रों, शिशु गृह की व्यवस्था करना, पशु चिकित्सालयों और प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था, अग्निशमन की व्यवस्था और कानून द्वारा सौंपे गए और अन्य समस्त दायित्वों की पूर्ति करना सारे किस कार्य के अंतर्गत आते हैं? नगर पंचायत के कार्यों के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, अगर किसी बच्चे को कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं नगर पंचायत के लिए, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, ठीक है। पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और नोट कर लो, ठीक है। देखो, नगर पंचायत क्या होती है? सबसे पहला पॉइंट में आप लिखेंगे कि यह शासन की सबसे निचली श्रेणी है। सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे, वीडियो स्किप कर करके लिख लेना भाई, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से बोल रही हूँ। सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है, समाज का अंतिम व्यक्ति यहाँ से आगे बढ़ सकता है। थर्ड पॉइंट है, नगर पंचायत वहाँ पर गठित होती है जो गाँव से शहर में बदल रहे हैं। और आपका लास्ट और फोर्थ पॉइंट है कि नगर पंचायत गठन के लिए कम से कम तो 30,000 लोग और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक होने चाहिए, ठीक है। 30,000 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख लोग वहाँ पर होने चाहिए, तब जाके नगर पंचायत का गठन किया जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाकी जो कार्य हैं, कार्य यहाँ पर अच्छे दे रखे हैं, ठीक लैंग्वेज है ये, यहाँ पर हाँ यहाँ से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र सभ्यता में मिले पिरामिडों का वर्णन कीजिए। वेट अ सेकेंड। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो, मिस्र सभ्यता में मिले पिरामिड क्या होता है? गिजे मिस्र का सबसे प्रसिद्ध पिरामिड माना जाता है। कौन सा? गिजे। नेक्स्ट है, यह पिरामिड 23 लाख ठोस पत्थरों से बना है और एक पत्थर का वजन होता है लगभग 2.5 गीजे, ठीक है। पिरामिड की जो ऊंचाई है वो 146.61 मीटर और धरातल पर प्रत्येक भुजा की लंबाई है 230.12 मीटर। इस पिरामिड को बनाने में लगभग 20 लाख मजदूरों ने 20 साल तक काम किया, ठीक है। और पिरामिड के नीचे पृथ्वी में बड़े बड़े कमरे हैं, जिनमें से एक कमरे में सम्राट पैर और खार्व का शव रखा गया है। एक क्वेश्चन मिस्र की सभ्यता से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि मम्मी क्या होता है? मम्मी, ठीक है, मम्मी का संबंध किस सभ्यता से है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मम्मी का संबंध है मिस्र की सभ्यता से, ठीक है। शवों को संरक्षित करने के लिए शरीर पर नाइट्रोजन का लेप लगा देते हैं। लेप लगाकर पतले और मुलायम कपड़े से ढक देते हैं और इस प्रकार जो शरीर जो वो स्ट्रक्चर बनती है, शरीर की स्ट्रक्चर तो नहीं कह दो कि एक तरीके से जो बनाते हैं लोग, ठीक है, वो जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं मम्मी, ठीक है। और ये पिरामिड के अंदर रखा जाता है। क्लियर है भाई सभी को? और एक क्वेश्चन और है, काफ़ी पूछा जाता है ये भी, कि मिस्र की नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? तो वो भी मिस्र की सभ्यता को कहते हैं। और एक क्वेश्चन और है कि मिस्र के जो शासक हैं उसको क्या कहा जाता है? तो जो मिस्र के शासक हैं उनको बोला जाता है फ़राओ, ठीक है। मिस्र के शासक को बोलते हैं फ़राओ, ठीक है भाई। आज 20 तक के ही क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी के करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली तभी मिल पाएगी, ठीक है। और बाकी के जो फैक्चुअल नोट्स हैं वो मैं शॉर्ट्स में अपलोड करती रहूँगी, उनको भी नोट कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।